ये आकाशवाणी है। चलती रहे जिंदगी प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार सतत विकास की आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की तीसरी कड़ी सूक्ष्म ही सुंदर है। श्रोताओं, इस कड़ी में आप सुनेंगे टिकाऊ विकास और औद्योगिक क्रांति की कहानी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत का आगाज 18वीं सदी के प्रारंभ में हुआ था। वर्तमान में औद्योगिक विकास और परिस्थितियों ने हमें कहाँ ला खड़ा किया है, ये कुछ बिंदु होंगे जिन पर आज रोशनी डाली जाएगी। बढ़ती आबादी के दबाव ने मांग को नई ऊंचाइयां दी, परिणाम पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव। इस कड़ी में चर्चा की जाएगी कि टिकाऊ विकास और औद्योगिकरण का समावेश किस प्रकार संभव हो सकता है। इसके लिए नई सोच और नवाचार की जरूरत है। इसके साथ साथ कुछ नए और महत्वपूर्ण अन्य पहलुओं पर भी जानकारी दी जाएगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मजदूर एकता, जिंदाबाद, मजदूर एकता, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मजदूर एकता, जिंदाबाद, मजदूर एकता, जिंदाबाद। हमारी मांगे अरे ये क्या शोर हो रहा है? अरे चांद, देखना बाहर ये सब क्या चल रहा है? दादी जी कुछ नहीं, ये सब तो टेलीविजन पर चल रहा है। ओह, ये सब क्या है? अरे बाबा, मैं तो डर ही गई थी। चंद्र जी पापा। अरे बेटा, ये टीवी की आवाज कम करो, तुम्हारी दादी को अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा पापा। पर पापा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मजदूरों की ये भीड़ इतना उग्र क्यों हो रही है? बेटा, ये फैक्ट्री के मजदूरों ने हड़ताल की है। हड़ताल? पर वो क्यों पापा? हाँ, मुझे मालूम है। आजकल ये शब्द खूब सुनाई देता है। देखा पापा, हर बात में अपनी टांग अड़ाती रहती है। अरे चंद्र, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं कहते बेटा, वो तुम्हारी छोटी बहन है, पर... तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ओके, सॉरी पापा। अच्छा पापा, ये लोग हड़ताल क्यों कर रहे हैं? हाँ पापा, बताइए ना। ओके, मैं बताता हूँ बेटा। ये कामगार हड़ताल पर हैं, यानी फैक्ट्री में उत्पादन से संबंधित काम इन्हें नहीं करना। पर पापा, ये काम क्यों नहीं करना चाहते? बेटा, इनकी कुछ मांगे होंगी जो फैक्ट्री के प्रबंधकों से पूरी करवाना चाहते हैं। जब तक उनकी ये मांगे पूरी नहीं होंगी, वो काम नहीं करेंगे। पर पापा, आखिर ऐसी क्या मांगे हैं? देखो, मजदूरों की सामान्यता एक ही मांग होती है, और वो है उनकी पगार को बढ़ाना। इसमें आखिर बुराई क्या है? फैक्ट्री मालिकों को जरूर उनकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। देवी, ये मसला इतना आसान नहीं है, बहुत पेचीदा है। इसमें आर्थिक और सामाजिक दोनों पहलू जुड़े हुए हैं। पापा, हम कुछ समझे नहीं। देखो ना पापा, रुपयों की जरूरत किसको नहीं होती? अच्छा रुको, मैं समझाता हूँ। मुझे एक बात बताओ, आखिर मालिक औद्योगिक इकाई क्यों लगाता है? सिंपल, व्यापार करने और पैसा कमाने के लिए। बिल्कुल सही कहा। और व्यापार लाभ कमाने और धन कमाने के लिए किया जाता है। सही पापा। इसलिए फैक्ट्री के मालिक ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, और इसके लिए उत्पादन बढ़ाते हैं, और कभी कभी मजदूरों का शोषण भी कर देते हैं। शोषण? पर वो कैसे पापा? वो ऐसा होता है, थोड़ी पगार में अधिक काम, ओह, या फिर कम छुट्टियां और काम के अधिक घंटे। ये सब अन्याय है बेटा। बिल्कुल सही पापा। और ये सब होने पर श्रमिक अपनी यूनियन बनाते हैं और मालिकों का विरोध करते हुए अपनी मांगे उनके सामने रखते हैं। आखिर वो भी तो इंसान हैं, उनको भी अपना घर चलाना है, परिवार की देखभाल करनी है। हाँ पापा, आप सही कहते हैं। और बेटा, कभी कभी यूनियन के पदाधिकारी मजदूरों को बरगलाते भी हैं और हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य करते हैं। हड़ताल पर जाने के लिए? वो कैसे पापा? बेटा देखो, कभी कभी मजदूरों की मांगे अव्यवहारिक और गलत होती हैं। पापा, मैं कुछ समझी नहीं। बेटा, ये एक तरह से सामाजिक पहलुओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पर पापा, इस तरह तो इसका कोई अंत ही नहीं। हर एक इस प्रकार हड़ताल करेगा तो फैक्ट्री तो बंद हो जाएगी। नहीं बेटे, हमारे यहाँ अनेक औद्योगिक इकाइयां हैं जो भली भांति चल रही हैं। पर पापा, जब ये सारी फैक्ट्रियां नहीं थी तब भी तो काम चलता होगा। हाँ, क्या तुम लोग ये भी जानना चाहते हो? हाँ पापा, बताइए ना। जी। ओके, तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पापा, ये पीछे क्यों जाना होगा? ओहो बेटा, पीछे मतलब 18वीं सदी में। तो जेम्स वॉट्स स्कॉटलैंड के रहने वाले थे।
और 1763 ईस्वी में उनको न्यू कॉमन द्वारा बनाए गए भाप इंजन में सुधार करने के लिए कहा गया। अब जेम्स वॉट्स एक अच्छे टेक्नीशियन थे। उन्होंने उस भाप इंजन में क्रमवार अनेकों सुधार किए और उनके द्वारा किए गए सुधारों से भाप के उस इंजन को मशीनों के चलाने के लिए काम में लिया जाने लगा। वाह पापा, मुझे आज भी वो दिन याद है। वो वर्ष 1700 ईस्वी का था। उस समय मेरी उम्र यही कोई 12 वर्ष की रही होगी। मैं स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था। मेरी चाची रसोई घर में कुछ बना रही थी। चाय की केतली में पानी उबल रहा था। ये उबाल इतना तेज था कि केतली के ढक्कन को ऊपर की ओर फेंक रहा था। मैं केतली की ओर लगातार देख रहा था। मैंने ढक्कन को रोकने का प्रयास भी किया। जब मैंने ढक्कन को रोक रखा था, भाप साइड से निकलने लगी और जैसे ही मैंने हाथ उठाया तो केतली का ढक्कन दूर जा गिरा। भाप की उस अथाह शक्ति को बचपन में ही मैंने जान लिया था। आगे चलकर इसी शक्ति को मैंने मशीनों को चलाने के लिए काम में लेना शुरू किया। वाह पापा। और इस प्रकार उस महान टेक्नीशियन ने शक्तिशाली भाप के इंजन का आविष्कार किया और समय समय पर किए गए सुधारों से इस इंजन को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सका। क्या आविष्कार था पापा? पापा, उस समय तो उस आविष्कार ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया होगा। बिल्कुल। जैसे जैसे इस इंजन को प्रभावशाली बनाते चले गए तो पूरे इंग्लैंड का ही स्वरूप बदलने लगा और ये सब कुछ संभव कर दिखाया जेम्स वॉट्स ने। ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत थी बेटा। और उस दौरान किए गए अभिनव प्रयोगों ने 18वीं सदी के मध्य तक औद्योगिक क्रांति को संपूर्ण यूरोप में फैला दिया। क्रांति, वो भी औद्योगिक। ये उसी प्रकार की रही होगी जैसे आजकल सूचना क्रांति के क्षेत्र में हो रहा है। अच्छा पापा, क्या उससे पहले फैक्ट्रियां नहीं होती थी? बेटा, ज्यादातर जो उत्पाद आज हम अपने दैनिक जीवन में काम में लाते हैं उनका उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इसके लिए ऊर्जा संचालित बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग होता है। मानव द्वारा संचालित इन मशीनों में आजकल रोबोट भी काम करते नजर आएंगे। पहले के युगों में इस प्रकार की मशीनें नहीं होती थी बेटा। औद्योगिक क्रांति से पहले घरों में ही आवश्यक वस्तुओं का निर्माण होता था और इसमें हाथ के औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। छोटा सा काम करने के लिए भी कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती थी। मानव और पशुओं के श्रम से ही ये सारी ऊर्जा मिलती थी। औद्योगिक क्रांति ने इस संपूर्ण परिदृश्य को बदल कर रख दिया उस दौर में। वाह पापा, हमें तो ये सब मालूम ही नहीं था। नहीं सच में। अरे पुष्पेंद्र, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही थी। अरे माँ, आओ आओ आओ। तुम तो बहुत पहले की बात कर रहे थे ना। अब आएगा मजा। दादी माँ जो आ गई हैं। दादी जी आइए, आप इस आराम कुर्सी पे बैठिए। हाँ, क्या कह रही थी मैं? दादी भूल गई। माँ, आप सूत काटने की बात कर रही थी। पापा, क्या उस समय किसी ने इस परिवर्तन का विरोध किया? चंद्र, कभी कभी तुम बहुत अच्छे प्रश्न कर लेते हो। थैंक यू पापा। जानते हो, उस समय भी इसका विरोध हुआ था। अच्छा। और वो लोग थे छोटी छोटी गलतियां निकालने वाले, ना जिनके पास काम था और ना ही दिमाग। पापा, मैं कुछ समझी नहीं, वो विरोध क्यों कर रहे थे? बेटा, वो लोग थे ल्यूडिट्स। वो सदैव तकनीक अपनाए जाने और विज्ञान की खोजों के विरुद्ध थे। उस समय में भी इस प्रकार के लोगों ने फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ की और मशीनों पर काम करने वाले कामगारों से मारपीट की। अच्छा। और उनका नेता था नेड लूड। ये तो बहुत ही मजेदार कहानी है। वाकई पापा। अरे बेटा, इतने पीछे क्यों जाते हो तुम? मेरे देखते ही देखते जमीन आसमान का अंतर आ गया है। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा। औद्योगिकीकरण का सबसे बड़ा बदलाव आया कपड़ा उद्योग में। वो कैसे पापा? सर रिचर्ड आर्कराइट की तकिया काटने की मशीन के आविष्कार ने संपूर्ण परिदृश्य को ही बदल डाला। औद्योगिकीकरण ने हमारी राह साधारण मशीनों से जटिल मशीनों की ओर एवं आगे चलकर मास प्रोडक्शन की तरफ मोड़ दी। अच्छा पापा, क्या ये सही है कि औद्योगिकीकरण ने पूरे विश्व को ही बदल कर रख दिया है? हाँ बेटा, औद्योगिक क्रांति ने इतिहास और मानव सभ्यता के स्वरूप को ही बदल दिया। जीवन का हर पहलू किसी न किसी स्वरूप में इससे प्रभावित हुआ। औद्योगिक इकाइयों से उत्पादन बढ़ा और हमारे जीवन स्तर में सुधार हुआ, विशेषकर मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों का। ओह, क्या बात है। अच्छा पापा, हम भी तो इसी वर्ग में आते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, परंतु बेटा इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू वो क्या पापा? देखो,
गरीब और मध्यम स्तर वाले लोगों का जीवन सदा चैलेंजेस से भरा हुआ होता है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले कामगारों की पगार एक तो कम होती है, दूसरा उनका काम नीरस होता है। अकुशल और अप्रशिक्षित लोगों की नौकरी अस्थायी होती है और कभी भी निकाले जाने का डर सताए रहता है। कुशल कामगारों की मांगे मशीनीकरण के कारण घटती हैं बेटा। हाँ बेटा, मैं कई कुशल कामगारों और बुनकरों को जानती हूँ जिन लोगों का रोजगार छिन गया था। जीवन यापन के लिए उनको दूसरे छोटे मोटे धंधे करने पड़ रहे हैं। हाँ माँ, और दूसरा आबादी के बढ़ते दबाव के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की कमी होती जा रही है। अत्यधिक भीड़भाड़, रहने के लिए मकानों की कमी, स्वच्छता का अभाव और बढ़ता प्रदूषण सामान्य समस्याएं हैं बेटा। वाकई पापा। अरे इतनी सारी समस्याएं, जेम्स वॉट्स और उनके साथियों को अपने आविष्कार करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था। हाँ बेटा, समस्या तो है। एक है बढ़ता प्रदूषण और दूसरी बड़ी समस्या है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। सही कहा बेटा। आधुनिक विकास ने हमें लकड़ी के चूल्हे से गैस सिलेंडर तो दे दिया है, इससे घरों में प्रदूषण तो कम हुआ है, पर देख, घरों के बाहर जब हम जाते हैं तो चारों ओर फैक्ट्रियों से निकलने वाला प्रदूषण। हाँ माँ, ये तो और भी ज्यादा हानिकारक है। जीवाश्म ईंधन ने शहरों का प्रदूषण बढ़ा दिया है माँ। सच में पापा। ये तो ठीक है, परंतु आज की नई पीढ़ी तो इसे दूसरे ही रूप में देखती है। उनके लिए नई सुख सुविधाएं जो है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। माँ, अब तो भगवान भी नहीं बचा सकता। चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण। अच्छा पापा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण, ये सब तो मैंने पढ़ा है, पर पेट के प्रदूषण का भी तो पहले इलाज हो। भाई मुझे तो जोरों की भूख लगी है। चंद्र, पहली बार तुमने कोई काम की बात कही है। दीदी, मैं तो हमेशा ही काम की बात करता हूँ, पर मेरी कोई सुने तब ना। ऑर्डर ऑर्डर, नाश्ते के लिए तैयारी शुरू की जाए, ये मेरी दादी का हुक्म है। हाँ, और हाँ, ध्यान रहे, आगे की कार्यवाही बाहर गार्डन में शुरू होगी। गार्डन में चलो। आ जाओ आ जाओ। देखो ना दादी, वहाँ अंदर हम ध्वनि प्रदूषण की बात कर रहे थे, और यहाँ गार्डन में, यहाँ तो इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नहीं चंद्र, ये कोई ध्वनि प्रदूषण थोड़ी ही है। फिर जरा ध्यान से सुनो, कितना मधुर संगीत है, लयबद्ध पक्षियों का संगीत है। अरे भाग्यशालियों को मिलता है ये संगीत सुनने को। क्यों माँ? हाँ बिल्कुल। तो भाई, विचारों के आदान प्रदान संबंधी कोर्ट की आगे की कार्यवाही शुरू हो। हाँ पापा। ठीक है। अच्छा पापा, अंदर हम विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों की बात कर रहे थे। हाँ बेटा, देखो, प्रदूषण के अलावा भी औद्योगिकीकरण के कई प्रभाव पड़े हैं। नए भवनों के निर्माण, सड़क तथा रेल यातायात की बढ़ती सुविधाओं ने खेती योग्य भूमि का स्वरूप ही बदल दिया। कृषि जोत की भूमि कम हो रही है, जिससे उपज प्रभावित होना स्वाभाविक है। क्या ये सही है पापा? हाँ बेटा, इसके साथ कई सामाजिक पहलू आ जुड़े हैं। फैक्ट्री लगाने में धन और संसाधनों की जरूरत पड़ती है। सफल उद्यमी अथाह धन कमाते हैं और इस धन से वो बड़ी बड़ी नई इकाइयां स्थापित करते हैं। परिणाम, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का कुचक्र। हाँ बेटा, और इसी कुचक्र ने धनवानों को और धनी और गरीबों को और गरीब बना दिया। हाँ माँ। पापा, आप तो समस्याओं की बात कर रहे थे, क्या उनका भी कोई समाधान है? समाधान पेश है, लीजिए, हाजिर है चाय, कॉफी और नाश्ता। अरे वाह, मम्मी के हाथ के स्नैक्स और चाय गर्मा गर्म। बिल्कुल, हर समस्या का समाधान मौजूद है बेटा। बस जरूरत है सोचने के नजरिए को बदलने की। बिल्कुल। पहले नाश्ता और फिर नजरिया, है ना? जरूर। सॉरी। आप किस नजरिए की बात कर रहे हैं? देखो बेटा, हर जगह आवश्यकता है नमोनिवेश की, चाहे उत्पाद हो या खपत। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सौर ऊर्जा को अपनाना होगा। बिल्कुल सही, बस एक यही रास्ता बचा है। इससे बढ़ती ऊर्जा की मांग को पूरा किया जा सकेगा और प्रदूषण भी कम होगा। बिल्कुल सही। बिजली की कटौती से भी बचा जा सकेगा। बिल्कुल सही कहा माँ। इससे जीवाश्म ईंधन की खपत कम होगी और परिणाम, प्रदूषण से सुरक्षा। आज हम जीवाश्म ईंधन को संपदा के रूप में देखते हैं, जबकि ये अमूल्य है, क्योंकि इन्हें हम कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते। आज आवश्यकता है स्मार्ट टेक्निक के प्रयोग की। इससे प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है और उत्पादन को भी बढ़ाया जा सकता है।
जानते हैं पापा, हमारे टीचर ने हमें ग्रीन हाउस गैसों और कार्बन फुटप्रिंट के बारे में भी बताया था। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा। हमें कार्बन के उत्सर्जन को भी कम करना है। भारत सहित सभी देश इसके उत्सर्जन को कम करने में लगे हुए हैं और इसके लिए नई टेक्निक्स के उपयोग को प्रोत्साहन देना होगा। इससे पर्यावरण की समस्या से निपटा जा सकेगा, परंतु सामाजिक पहलुओं पर हमें अलग नजरिए से देखना होगा। कौन सी तकनीक जरूरी होगी इसके लिए? देवी बेटी, क्या तुमने सिलेज के बारे में सुना है? पापा सिलेज ये क्या है? मैं बता। सिलेज का मतलब है एक शहर गांव में। सिटी इन अ विलेज। बिल्कुल सही। और ये एक विचार ही नहीं है। जाने माने परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकोडकर ने ये नया विचार रखा है। इसके अनुसार मूलभूत सभी आवश्यकताएं गांव में उपलब्ध करवानी है, या कई गांव मिलकर स्वावलंबन रूपी गांव का समूह बना ले, जहां सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। कितनी बड़ी बात कही है। बापू ने भी यही कहा था। वो कहते थे, चलो गांव की ओर। गांव में मूलभूत सारे साधन उपलब्ध करवाने ही चाहिए। हाँ, सही कहा माँ। हजारों उद्यमियों के ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो गांव से थे, जिन्होंने अपने बलबूते हजारों रोजगार पैदा किए। मेरे मोबाइल फोन में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, क्या सब देखना चाहोगे? हाँ पापा, प्लीज दिखाइए ना। पक्का? हाँ। लो, दिखाता हूँ। ये कहानी है उस शख्स की जिसका परिवार रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ मनसुख भाई प्रजापति की। मनसुख भाई का परिवार शुरू में सामान्य मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसने अपने कौशल और लगन से रसोई घर में काम आने वाले बर्तनों की नई श्रृंखला तैयार कर दी। इसमें पानी को छानने एवं साफ करने का फिल्टर, मिट्टी का फ्रिज, हॉट प्लेट, कुकर, नॉन स्टिक तवा और अनेकों बर्तन जो दैनिक जीवन में काम आते हैं। अरे वाह, क्या बात है। उसके पास शुरू में पैसा नहीं था। उसने ये सब एक औद्योगिक इकाई में काम करते हुए सीखा। उसने 30,000 रुपए ब्याज पर उधार लिए। मनसुख भाई मेहनती और उच्च नए विचारों का था। उसने मिट्टी से बने बर्तनों की नई श्रृंखला बाजार में उतारी। उसने नए नए प्रयोग किए, आकर्षक मॉडल के बर्तन बाजार में उतारे और उनके पेटेंट लिए। आज वो अनेक देशों में अपने उत्पाद निर्यात करता है। वाह पापा, ये मनसुख भाई तो कमाल के आदमी है। हाँ, बिल्कुल कमाल के आदमी। और ऐसे अनेकों उदाहरण तुम्हें मिल जाएंगे। इसी तरह बुनकरों का एक गांव है शारजीपट, जो आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले में पड़ता है। अच्छा। और वहाँ के रहने वाले चिंताकिंडी मल्लेशम ने तो हथकरघे उद्योग में क्रांति ला दी है। पोचमपल्ली ने रेशमी साड़ी के बनाने की विधि का यांत्रिकी नवीनीकरण कर डाला। पहले इस साड़ी को हाथों से बनाना पड़ता था और एक साड़ी को बनाने के लिए 9,000 बार हाथों को इधर उधर घुमाना पड़ता था। परिणाम, हाथों के जोड़ों की समस्या। फिर तो बहुत अच्छा हुआ इसमें बदलाव करके। हाँ, चिंताकिंडी ने मशीन में बदलाव करके इस समस्या का निदान कर डाला। परिणाम, अच्छी साड़ियाँ और पीड़ादायक श्रम से मुक्ति। हाँ बेटा, यही तो समाज के वास्तविक हीरो है। हाँ माँ, सही कहा आपने। ये नवाचार किसी चमत्कार से कम नहीं। और बेटा, इसी प्रकार का चमत्कार कर दिखाया तमिलनाडु में मदुराई के रहने वाले एम नागराजन ने। उसने एक मशीन बनाई है जो 1 घंटे में 200 किलोग्राम लहसुन को छील देती है। अच्छा, ये तो कमाल है। लहसुन को छीलना बहुत कठिन काम है। हाँ, और माँ, सबसे सुंदर बात, लहसुन की कलियां टूटती भी नहीं और कटती भी नहीं है। क्या कमाल की मशीन है। एम नागराजन ने नींबू काटने की मशीन भी बनाई है माँ। 1 मिनट में ये मशीन 160 नींबू काट देती है। वाह। और यही नागराजन अपने 5 आदमियों की टीम के साथ आज इन मशीनों को तैयार करके बाजार में उपलब्ध करवा रहे हैं। पापा, क्या आपके मोबाइल फोन में इन मशीनों की फिल्में हैं? हाँ बेटा, हाँ, दिखाता हूँ। प्लीज दिखाइए ना। हाँ, तो लो, दिखाइए। आजाओ। दिखाइए। पापा, ये तो बहुत अद्भुत मशीनें हैं। वाकई पापा, और मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे गांवों में भी इतना अच्छा काम करने वाले लोग हैं। इसे कहते हैं गुदड़ी के लाल। क्या बात है आप भी।
बच्चों, हमारे गांव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जरूरत है उनको प्रोत्साहन देने की और पहचान दिलाने की। हमें महात्मा गांधी के मूल सिद्धांत की ओर लौटना होगा, तभी हम टिकाऊ और सतत विकास की बात कर सकेंगे। गांधी जी का वो सिद्धांत क्या था? बेटा, गांधी जी कहते थे, ऐसा करके हम औद्योगिकीकरण से उपजी सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसमें हमें बड़े उद्योगों की जरूरत नहीं है। इससे हमारी प्रकृति बचेगी, खेत खलिहान बचेंगे, शहर और गांव बचेंगे, और साथ में बचेगी ऊर्जा और राष्ट्रीय संपदा। सही समझे बच्चों। इसीलिए कहा जाता है कि एक लंबी यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? पहले कदम से। चलती रहे जिंदगी। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की तीसरी कड़ी सूक्ष्म ही सुंदर है सुन रहे थे। आलेख हेमंत लागवनकर, हिंदी अनुवाद डॉक्टर RS यादव, समन्वय डॉक्टर RP चंद्रन और डॉक्टर BK त्यागी, निर्देशन काजल सूरी, प्रस्तुति सहायक नेहा टाक और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: ऋषि उन्याल, जानवी नहाटा, अनुराग अरोड़ा, पोर्शिया मुखर्जी और केदारनाथ। साथियों, अभी जाइए नहीं, अभी समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, औद्योगिकीकरण के कारण उत्पन्न समस्याएं क्या है? और दूसरा प्रश्न है, एक शहर गांव में ये विचार किस वैज्ञानिक का है? हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय आदि, और अगर विज्ञान क्लब से भी जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना न भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं। सतत विकास की
कुछ तो कहे जिंदगी, सिर्फ चले ही नहीं चलती भी रहे जिंदगी, सिर्फ चले ही नहीं प्रगति पथ पर चले जिंदगी, एक सतत विकास की कहानी कहे जिंदगी। जरूरत सतत विकास की हमें बता रही, चिंता अब ओजोन परत की हमें सता रही, बढ़ रहा है तापमान और रहे जिंदगी, सिर्फ चले ही नहीं चलती भी रहे जिंदगी, सिर्फ चले ही नहीं प्रगति पथ पर चले जिंदगी, एक सतत विकास की कहानी कहे जिंदगी। ठीक है औद्योगिकरण किंतु नियंत्रित तो हो, आर्थिक विकास की ये दौड़ संतुलित तो हो, ताकि स्वच्छ वायु